एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। दोस्तों, आज हम बल्लारपुर शहर में हैं। आज हमारे साथ है वो सामाजिक कार्यकर्ता भारत फुलकर जी, जिन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके कारण आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन पर अपने मकान बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ में हैं और उनसे कुछ बात कर रहे हैं। देश को आज 73 साल हो गए आज़ाद हुए और पूरा देश आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ 15 अगस्त मना रहा है, बड़ी खुशी मना रहा है आज़ादी की। तो आज भारत फुलकर जी, इसके ऊपर आपके क्या विचार है और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सभी जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। देश के आज़ादी को 73 वर्ष हो चुके हैं। इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया, प्राणों की आहुति दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय घटना के शिल्पकार विश्व भूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आदि महामानवों ने इस आज़ादी के लिए अथक प्रयास किया। और आज हम इस आज़ादी की सालगिरह बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस आज़ादी के अवसर पर मैं देश के तिरंगे को सलाम करता हूँ। साथ ही साथ संपूर्ण भारतीयों को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और चाहे कितनी भी विपत्ति आए तो हमारे देश की आज़ादी बरकरार रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि देश के आज़ादी के 73 साल में सभी राजनीतिक पार्टियों ने देश पर राज किया। जैसा जैसा उन पार्टियों को समय मिला उस हिसाब से उन्होंने राज किया। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि इस दौरान देश के गरीब, शिक्षित, बेरोजगार, मजदूर, किसान, इनका कितना विकास हुआ है। और वो 85% जो तबका है देश का, जो असल इस माटी का लाल है, उसका कितना इस देश में आज तक विकास हुआ है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और इस आज़ादी के लिए भारत के सभी धर्म के विभिन्न भाषिक लोगों ने, विभिन्न समुदाय के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी का लाभ सभी भारतीय नागरिकों को मिलना चाहिए। इस मकसद से हमारे देश ने 26 जनवरी 1950 से सांसदीय लोकशाही गणतंत्र प्रणाली के द्वारा प्रजासत्ताक भारतीय प्रणाली को स्वीकार किया है। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार विश्व भूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान समर्पित करते वक्त में स्पष्ट तौर पे कहा कि आज हम राजनीतिक जीवन में समानता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था का लोगों के सामाजिक जीवन में जब तक समता प्रस्थापित नहीं होती है, जब तक सभी समाज को आर्थिक समता हासिल नहीं होती, जब तक सभी समाज में सामाजिक समता प्राप्त नहीं होती, तब तक इस राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अतएव जितना जल्द हो सकेगा उतने जल्दी आने वाले भविष्य में यहाँ शासन करने वाले सभी सरकार ने सभी समाज में भाईचारा प्रस्थापित करने के लिए, उनकी आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति के लिए काम करना चाहिए। ऐसे संविधान में दिशा निर्देश दे चुके हैं और इसी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के जरिए सन 1952 से लेकर तो आज इसके तहत
मतदान करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया है और इस अधिकार के तहत हम लोकसभा में खासदार और विधानसभा में आमदार चुनकर भेजते हैं और वहाँ पर जो मंत्रिमंडल गठित होता है वो समूचे भारतीयों के कल्याण के लिए वहाँ काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज़ादी के 73 साल में यहाँ पर कई सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, बीच में जनता दल की पार्टी ने राज किया, वर्तमान अवस्था में बीजेपी की सरकार शासन चला रही है। 73 साल के अरसे में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ के शासन करने वाले मंत्रिमंडल को जो निर्देश दिया था कि देश स्वतंत्र होने के बाद में इस आज़ादी का सभी समुदाय को उसका लाभ मिलना चाहिए, इस प्रकार का शासन चलाना चाहिए, इस प्रकार के संविधान में निर्देश रहने के बावजूद हम देखते हैं कि आज भी देश की 35% जनता भूखमरी से जूझ रही है। उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। यह वास्तविक स्थिति है, यह मेरा कहना नहीं तो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की रिपोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार इस देश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में जिस महिलाओं को एक देवी का सम्मान दिया गया था, उन्हीं महिलाओं की इज्जत आज भी यहाँ के जो यानी कायदा कानून हाथ में लेने वाले लोग हैं वो दिन दहाड़े इज्जत लूटते हैं, महिलाओं को की बेअब्रू करते हैं। आज देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की धारा 17 के तहत देश में कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता नहीं कर सकता। यहाँ संविधान के द्वारा देश में अस्पृश्यता का पालन करना कायदे से गुनाह रहने के बावजूद, अपराध रहने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि 73 साल के अरसे में देश के विभिन्न कोने में जातीयता के नाम पे दलितों पे अत्याचार हो रहा, दलितों के हत्याकांड हो रहे। आज देश आज़ाद होने के बावजूद जो देश का किसान देश के नागरिकों के लिए अनाज का उत्पादन करता है, उस खेतीहर किसान को उत्पादन का खर्चा भी हासिल नहीं होता। इसलिए आज तक आज़ादी के 73 वर्ष में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। जिस नौजवान शिक्षित विद्यार्थी के भरोसे पे देश का भवितव्य निर्भर है, यहाँ पर उन शिक्षित नौजवान बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने की वजह से वे आज भी आत्महत्या करते हुए नजर आते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आज़ादी के पूर्व इस देश में SC ST अल्पसंख्यक समुदाय को जो न्याय प्रदान नहीं होता था, उसके लिए संविधान में इस वर्ग को विशेष प्रावधान से समाज की प्रगति करने के लिए जो यहाँ पर कानून पेश किए गए हैं, उसके बावजूद भी आज भी समाज में विषमता कायम नजर आती है। आज भी चाहिए उस प्रमाण में SC ST OBC समुदाय का यहाँ पर विकास और प्रगति नहीं हुई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि समूचे देश में कभी जाट समुदाय आरक्षण के लिए रास्ते पे उतरता है, कभी महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आरक्षण के लिए रास्ते पे उतरता है, कभी मुस्लिम समुदाय अपने मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए रास्ते पे उतरता है। तो ये जो आंदोलन आज 73 वर्ष में चल रहे हैं, ये आंदोलन प्रमाणित करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज का विकास करने के लिए जो प्रावधान तैयार किए थे, उस प्रावधान को शासन करने वाले किसी भी पार्टी ने न्याय प्रदान नहीं किया। नतीजा ये हो रहा कि आज भी लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग विदेशी राष्ट्र के आक्रमण से नहीं मारे गए होंगे, उतने लोग इस देश में अन्याय, अत्याचार और भूखमरी के वजह से यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह अनुमान है कि कहने को तो देश आज़ाद है, लेकिन आज भी हम गुलामी से भी बदतर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस आज़ादी का एक दो लाइन में अगर मैं वर्णन करना चाहूँगा तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 73 साल, टाटा, बिरला, अंबानी मालामाल, देश का गरीब इंसान भूखा कंगाल, वारे सरकार तेरा कमाल, वारे सरकार तेरा कमाल, ये आज की हमारी 73 साल की सियासत की वास्तविक आज़ादी का दर्शन है। वर्तमान स्थिति में देश की शिक्षा नीति
और रोजगार पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश की वर्तमान शिक्षा नीति और रोजगार नीति देश को फिर से गुलामी की ओर ले जाने की स्थिति में आज की शिक्षा नीति और रोजगार नीति का दौर चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देश के जो महत्वपूर्ण उद्योग है, संरक्षण विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, आरोग्य विभाग हो या जो महत्व के कोई भी उपक्रम हो, यह देश के अधीन रहना चाहिए और उनका राष्ट्रीयकरण के तहत यहाँ पर नियोजन होना चाहिए। इसके पूर्व हम देख रहे थे कि जो बैंकिंग और बीमा सेक्टर और रेलवे और आरोग्य विभाग, उसी प्रकार यहाँ पर जो डिफेंस विभाग, जिसको संरक्षण विभाग कहते हैं, यह सारे के सारे विभाग देश के नियंत्रण में, देश के शासन के नियंत्रण में चल रहे थे, सरकारी नियंत्रण में चल रहे थे। आज ये सब विभाग निजीकरण का दौर लागू होने की वजह से सन 1992 से देश में जो रोजगार का निजीकरण का जो सिलसिला है, सन 1992 से यहाँ पर अमल में लाया गया और उसके वजह से जिस समुदाय को संविधान के आरक्षण के द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई थी, वो समुदाय के रिजर्वेशन ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से छीने गए हैं। जैसा कि संविधान में SC, ST, OBC मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को नौकरी का जो आरक्षण दिया गया था, तो कॉलरी में, रेलवे में, डिफेंस में, पुलिस खाते में और आरोग्य विभाग में तथा तहसील प्रशासन में ये रिजर्वेशन के जरिए उनके समुदाय के लोगों को उनके रिजर्वेशन के आधार पे नौकरी मिलती थी, वो आज निजीकरण व्यवस्था में नहीं मिलती। उसके वजह से ये जो समुदाय का जो आर्थिक विकास होने का जो सिलसिला है वो रुक गया है। तो निजीकरण की वजह से जो डेवलप वर्ग के लोग हैं वही आगे जाएंगे, माइनॉरिटीज के और बैकवर्ड क्लासेस के लोग पीछे रहेंगे। आज की शिक्षा नीति भी यह यहाँ के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनको शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ने का जो मौका मिला, उसके खिलाफ में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के हर समाज के नागरिकों के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी एजुकेशन के तहत उम्र के 14 वर्ष तक के उनको सरकार ने फ्री में शिक्षा देना चाहिए, ऐसा प्रावधान रखा है। लेकिन 8वीं तक का जो एजुकेशन है वो आज के दौर में कोई भी मायना नहीं रखता। हमारी ये सोच है कि देश का शासन चलाने वाले सरकार ने इस देश के हर समुदाय के विद्यार्थियों को, चाहे MBBS का एजुकेशन हो, चाहे इंजीनियरिंग का एजुकेशन हो, चाहे कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हो, यह सब एजुकेशन सरकार ने मुफ्त में देना चाहिए। आज शिक्षा का व्यापारीकरण और बाजारीकरण हो रहा है। गरीब वर्ग के लोग भारत देश में अधिक से अधिक 85% लोग गरीबी के रेखा में जी रहे हैं, जिनका यानी आर्थिक कैपेसिटी बहुत ही कमजोर है। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में या जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर काफ़ी डोनेशन देकर वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर्स या कोई भी ऊंचे ओहदे पर पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने ये सभी समाज का विकास करने के लिए, कल्याण करने के लिए सरकार ने इन सारे समुदायों को मुफ्त में एजुकेशन देना चाहिए। इस प्रकार की देश की शिक्षा नीति होना चाहिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि हम दिनों दिन देख रहे हैं कि किस तरह से, जैसा यूपी बिहार में सुना जाता है कि आए दिन गुंडागर्दी की जाती है। अभी 3 दिनों पहले की एक न्यूज़ आई है, हमने हमारे चैनल पे भी लगाई है। सुदीक्षा भाटिया, जो एक लड़की अपने चाचा और भाई के साथ में बाहर जा रही थी, गाड़ी पे बाइक से जा रही थी, बुलेट पे सवार होकर 2 लड़के आते हैं, उसको टॉन्ट करते हैं और वो लड़की
गाड़ी से गिरने के बाद में स्पॉट पर ही वो लड़की मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे दिनों दिन ये हादसे बढ़ रहे हैं। हमने 7 से 8 साल पहले ये भी देखा था कि भरे कोर्ट में नागपुर शहर में एक अपराधी को लेकर के आती है पुलिस पेशी के लिए, और दूसरे गट के लोग आते हैं और वहाँ पर फायरिंग कर देते हैं। ये भी आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और आपसे मैं ये एक पर्सनल लेवल पर आप ही के शहर बल्लारपुर का एक प्रश्न करने जा रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले आपके शहर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, इसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जो आपके बल्लारपुर शहर में गोली चली, सूरज बहुरिया को जो गोली मारी गई उसके बदन में 8 गोलियां मारी गई। एक ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर है, 2 गैंग को लेकर के आपस में ये हुआ है, लेकिन क्या ये सही है? ऐसा होने से आपके शहर का वातावरण बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ा हुआ है, शहर के लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं, और आज भी आपके शहर में ये देखा जा रहा है कि तनाव बना हुआ है। तो ये तनाव कब तक चलेगा? ऐसे तमंचों का खेल आपके शहर में कब तक चलेगा? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप इस शहर से बिलोंग करते हैं, आप इस शहर के रहने वाले, इस कारण से मैं दोबारा आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश में जो आज ये गुंडागर्दी का जो माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसके लिए देश में जो शासन चला रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, और उनके नियंत्रण में जो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाली पुलिस यंत्रणा है, ये दोनों व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ बल्लार से नहीं तो पूरे देश में राजनीतिक दल के लोग खुद के वोट बैंक के लिए कुछ अपराधियों को पनाह देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और उनके वजह से समाज में दहशत निर्माण होती है। और एक बार अपराधियों का मनोबल बढ़ गया तो वो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करते हैं, किसी भी निर्दोष महिला ऊपर बलात्कार करते हैं, किसी की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर पुलिस उन पर शिकंजा कसने की कोशिश करती है तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर दखल अंदाजी करते हैं, और नतीजा ये होता है कि फिर पुलिस भी उनको अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है। उसके वजह से देश का माहौल बन गया है। हमारा देश तथागत गौतम बुद्ध का शांति प्रिय देश है। इस देश में महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज ऐसे समतावादी महापुरुष हो गए जिनको इस देश में अमन और शांति चाहिए था। अगर वास्तविक इस देश का यह माहौल अच्छा बनना चाहिए, ऐसा अगर लगता है, तो सबसे पहले हमारे सभी लोगों ने, हमारे सहित यहाँ के सभी राजनीतिक दलों ने, यहाँ पर हम जिन महापुरुषों के आदर्शों पे इस देश को चला रहे, उन महापुरुषों के आदर्शों का विचार समाज में आत्मसात करने की प्रवृत्ति निर्माण करना चाहिए। और राजनीतिक दलों ने कहीं पर भी हस्तक्षेप न करते हुए समाज में पुलिसों का जो यहाँ पर काम होता है उसको होने देना चाहिए। तभी ये देश में, शहरों में एक शांतता का माहौल तैयार हो सकेगा, वरना यह सिलसिला हर हमेशा ऐसा ही चलते रहेगा और उसका कोई विकल्प नहीं होगा। दोस्तों, अभी आप जो सुन रहे थे ये बल्लारपुर शहर से एक सामाजिक कार्यकर्ता भारत थुलकर जी थे, जिन्होंने समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ये आदमी को आप देख रहे हैं, देखने में आपको बहुत ही दुबले पतले से ये आदमी नज़र आ रहे हैं, लेकिन समाज में इन्होंने ऐसे काम किए, इन्होंने कभी पैसे की तरफ नहीं देखा, वरना आज ये बल्लारपुर शहर के एक नामचीन व्यक्ति के तौर पे जाने पहचाने जाते थे। लेकिन ये आज गुमशुदा नाम ऐसा है जिनको हमने आपके सामने लाया है। इन्होंने बल्लारपुर शहर में जो अतिक्रमित बस्तियां बसी है, उन बस्तियों को बसाने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो यही भारत तुलकर जी का हाथ है। इन्होंने बहुत बड़ी मदद उन लोगों को की है जो लोगों को फॉरेस्ट के अधिकारी आकर के जिनके मकानों को, जिनके झोपड़ों को तोड़ दिया करते थे, ये वही भारत तुलकर जी है। तो दोस्तों, आप इनको देख रहे थे और आपने रियल न्यूज़ एके पर इनका पूरा इंटरव्यू देखा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसको नहीं किया होगा तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों तक भारत तुलकर जी की बात पहुँचे और लोग भारत तुलकर जी को जाने और पहचाने कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। अजीम खान मेरा नाम है और मुझे आप हमेशा
अपने चैनल पर देखते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।